सार्थक स्टडी में, जहां हम जीआईसी प्रवक्ता के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों को प्रश्न पत्रों को लेकर आए हैं, जिससे आप यह आकलन कर सकें कि आप पूर्व वर्षों के प्रश्नों, जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कहां तक हल कर पा रहे हैं या किन प्रश्नों में आपको कठिनाई महसूस हो रही है। इससे पूर्व में 2 वीडियोज में मैंने वर्ष 2017 के जीआईसी प्रवक्ता के परीक्षा प्रश्नों को कंपाइल किया है, और उन 2 वीडियोस को देखने के बाद आप उसका सही उत्तर भी जान पाएंगे, और साथ ही साथ आप यह भी अनुमान लगा पाएंगे कि इन प्रश्नों में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम सरलता से हल कर ले रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमको हल करने में कठिनाई महसूस हो रही है। और जो भी टॉपिक इतिहास में ऐसे हैं जहां से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, वो परीक्षा के पहले समय रहते ही उन टॉपिक्स को पुनः अच्छी तरीके से दोहरा करके, और साथ ही साथ जो परीक्षा में आए प्रश्न हैं उनको भी ठीक तरीके से दोहरा करके, और आप अपने तैयारी को एक नई धार दे पाएंगे। हमारा प्रयास यही है कि हमारा इन वीडियोस को लेके आने का 2 प्रयास है। एक तो पूर्व वर्षों की परीक्षा प्रश्नों को आप देख सकें, ताकि अगर वो परीक्षा प्रश्न रिपीट होते हैं तो आप उसमें गलतियां ना करें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन की जो गलती होती है वो परीक्षा से हमको बाहर कर देती है। हम जिन प्रश्नों को गलत करते हैं, रिपीटेड प्रश्नों को, जो सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं या जो सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी हैं, वो उन प्रश्नों को गलत नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हम जैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन गलत करते हैं, हम परीक्षा से बाहर होने की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए पहला उद्देश्य यह है कि जो प्रश्न लोक सेवा आयोग ने जीआईसी प्रवक्ता में पूर्व वर्षों में पूछे हैं, वो कतई आपकी परीक्षा में गलत ना हो। और दूसरा उद्देश्य इसके साथ ही साथ है कि आप यह समझ सकें कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां से प्रश्न पूछे जाने पर हमें कठिनाई का अनुभव हो रहा है। इन दोनों उद्देश्यों के साथ मैं उपस्थित हूं, और मेरा जो प्रयास है वो इसलिए है कि आपकी तैयारी धारदार हो और आप परीक्षा को निकाल सकें और आप जीआईसी प्रवक्ता में सेलेक्ट हो सकें। मित्रों, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे हौसला मिले और अन्य वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर भी मैं उपस्थित हो सकूं जो आपकी परीक्षा में सहायक हो सके। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, कालक्रम से लगाएं। इसमें 4 युग दिए हुए हैं, लौह युग, कांस्य युग, पुनर्पाषाण युग और नवपाषाण युग, और इसके 4 कूट दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसको सबसे पहले किसका कालक्रम है और उसके बाद किसका कालक्रम है, ये इस क्रम में हमको लगाना है। हम थोड़ा सा आपको समय देंगे कि आप इस प्रश्नों को अपने हिसाब से लगा सकें, और उसके बाद फिर हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। मित्रों, आपका टाइम शुरू होता है अब। आपने निश्चित रूप से इस प्रश्न को लगाने का प्रयास किया होगा। मित्रों, आप देखिए इसका कौन सा सही उत्तर है। जो क्या नाम है कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं विकल्प डी, ये इसका सही उत्तर है। आप जिन लोगों ने विकल्प डी को लगाया हो कालक्रम के अनुसार, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने नहीं लगाया है वो इसको एक बार और पुनः देख लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले पाषाण युग से इतिहास शुरू होता है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, और इसके बाद पाषाण युग के बाद कौन सा युग आएगा, तो नवपाषाण युग आएगा। ये भी पाषाण युग का हिस्सा है, तो ये सेकंड हो जाएगा। ये आप देखिए सेकंड हो गया। और इसके बाद जब हम पूर्व पाषाण युग, आप जानते हैं कि पाषाण युग 3 भागों में है, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग इस विकल्प में नहीं है, लेकिन पूर्व पाषाण युग है और फिर नवपाषाण युग है। इसके बाद आपका आता है थर्ड पे, आप देखेंगे विकल्पों में भी वही है। थर्ड पे आपका आएगा कांस्य युग। ये कांस्य युग कौन सा है, ये कांस्य युग जो है, जब पाषाण युग समाप्त होता है तो कांस्य युग शुरू होता है। ये लगभग आपका जो हड़प्पा सभ्यता का काल है, इसको कांस्य युग हम कहते हैं। और इसके बाद तब हम जब आते हैं तो हमारा फोर्थ पे आता है ये लौह युग। ये कौन सा काल है, ये लौह युग, वैदिक काल है, क्योंकि सैंधव सभ्यता में लोहे के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार जिन मित्रों ने विकल्प डी को ऑप्शन लगाया और इस तरह से सेट किया, उनके प्रश्न सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित स्थलों में कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ है, अजंता है, भीमबेटका है और अमरावती है। मित्रों, आपका समय शुरू होता है अब आप इसमें से अपने विकल्प चुन सकते हैं। मित्रों, हम देखेंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प सी है, भीमबेटका है। थोड़ा सा इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में भी जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि इसमें जो 3 जगहें दी हुई हैं, बाघ की भी गुफाएं हैं, अजंता की भी गुफाएं हैं और भीमबेटका की भी गुफाएं हैं, लेकिन इसने कहा है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला जो है वो किससे संबंधित है? तो वो भीमबेटका से संबंधित है। अब यहां हम देखेंगे कि बाघ भी दिया हुआ है और अजंता भी दिया हुआ है, ये भी गुफाएं ही हैं और ये भी शैल चित्रकला से ही संबंधित हैं। लेकिन ये कब की हैं? ये मौर्य काल के बाद की हैं। ये बाघ जो है ये भी मौर्य काल के बाद की है और अजंता जो है ये भी मौर्य काल के बाद की है। और अमरावती जो है ये अपने स्तूपों के लिए जानी जाती है। अमरावती को इनके स्तूपों के लिए जाना जाता है और ये शुंग और सातवाहन कालीन है ये। तो आप देखेंगे इसमें कि ये अमरावती छट गई, शुंग और सातवाहन कालीन हो गई। उसके बाद से ये मौर्य काल के बाद की हो गई दोनों, बाघ और अजंता, और भीमबेटका बच गई। तो ये भीमबेटका जो है ये कैसी है? तो ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का जो के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है प्रागैतिहासिक के लिए? तो भीमबेटका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आप अपने प्रश्न को लगाइए, आपको इसमें कौन सा विकल्प सही साबित होता है, फिर हम इसके उत्तर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर जो है, जिन लोगों ने प्रश्न को ए लगाया होगा उनका विकल्प सही होगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है ए, हड़प्पा। जो हड़प्पा नामक पूरा स्थल है सैंधव सभ्यता का, यहां से दुर्ग के उत्तर में जो है एक टीले पर जो खुदाई हुई है तो उसमें कुछ भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और वो छोटे छोटे बने हुए हैं जिनसे लगता है कि ये मजदूरों के मकान रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हड़प्पीय स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मजदूरों के मकानों के अवशेष जो हैं वो कहां से मिले हैं? मजदूरों के मकानों के अवशेष हमको कहां से मिलते हैं? हमको हड़प्पा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? जो सैंधव सभ्यता है इसमें हड़प्पा के जो विविध नगर हमको मिलते हैं या जो विविध स्थल हमको मिलते हैं उसमें तरह तरह की चीजें तरह तरह के स्थलों से मिली हुई हैं और ये निश्चित रूप से हमको याद करना पड़ेगा कहां से क्या मिलता है। लेकिन इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर हमने सोचा कि आपने सोच लिया होगा, हमने जो समय दिया, और इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। कालीबंगा से क्या होता है? नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग मिलता है। उसमें किया क्या गया था कि लकड़ी को कुरेद कर और उसमें नाली बनाई गई थी। इसके साथ ही साथ बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियां, पत्थर के सिलवट्टे, जूते खेत, मिट्टी के खिलौना गाड़ी, ये चीजें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं, जो अक्सर परीक्षा में जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य कई बार परीक्षा में लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। साथ ही साथ मिट्टी की खिलौना गाड़ी भी, क्योंकि खिलौना गाड़ी भी एक तरह से एक स्पेशल ही चीज है, तो खिलौना गाड़ी और जूते खेत और तांबे की बनी चूड़ियां, अलंकृत ईंट भी, ये कहां से मिलते हैं? सब ये कालीबंगा से मिलते हैं। यहाँ किस संदर्भ में पूछा गया है? किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो कालीबंगा से ये कुछ महत्वपूर्ण खुदाई में जो चीजें मिली हुई हैं ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, जिनको हमको ध्यान में रखना है। एक मुद्रा पर एक बाघ से लड़ता हुआ अंकित है चित्र, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बड़ावली। एक बार आप हल करने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। हम इसके उत्तर की चर्चा करते हैं। मित्रों, जिन लोगों का उत्तर क्या नाम है कि विकल्प ए होगा वो बिल्कुल सही है, यानी कि मोहनजोदड़ो से ये
एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित चित्र जो है वो मिलता है। और मोहनजोदड़ो की का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। और यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर जो है यह चित्र अंकित हुआ है। इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की। और यह स्थित कहाँ है तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे यह स्थल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसको हल करने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। मित्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प बी है, योगी की मूर्ति। आप ध्यान रखेंगे जब भी योगी की मूर्ति का प्रसंग आएगा तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा। ये प्रश्न एक तरह से और पूछा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो जो पुरास्थल है वहां से प्राप्त एक मुहर पर योगी की आकृति का अंकन जो मिला है उसमें एक तरफ जो है हाथी और बाघ तथा दूसरी तरफ जो है गैंडा और भैंसा का अंकन मिलता है। और ये प्रश्न, ये हाथी और बाघ और गैंडा और भैंसा जो हमने बताया, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। किन 4 पशुओं के अंकन मिलते हैं? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। आप याद करेंगे दाईं तरफ और बाईं तरफ। ठीक है, दाईं तरफ हाथी और बाघ तथा बाईं तरफ क्या मिलते हैं? गैंडा और भैंसा पाए जाते हैं। तो यहाँ केवल योगी की मूर्ति पूछ लिया है। अगर वो पशुओं को भी पूछता है कि कौन कौन पशुओं का अंकन है उस पे, तो आप हाथी, बाघ और गैंडा और भैंसा उत्तर होगा। इस तरह से मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है ये योगी की मूर्ति जिसपे ये 4 पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? यानी कौन सी ऐसी धातु है जो लोथल से नहीं प्राप्त हुई है? आपका समय शुरू होता है अब। सोना है, चांदी, तांबा, कांसा। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लोथल से ज्ञात नहीं है या विवृत नहीं है? जिनका भी उत्तर विकल्प ए है सोना, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अन्य सारी चीजें, जैसे आपको ये यहां से क्या नहीं मिला है तो सोना नहीं मिला है। यहां हमको थोड़ा ध्यान देना है कि ये पूछा है नहीं है, क्या चीज नहीं मिला है। तो ये चांदी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ये चांदी का ज्ञान था। उसके बाद से कांसा भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, लेकिन ये जो सोना है ये लोथल से नहीं मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? तो सोना नहीं विवृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? आपका समय शुरू होता है अब। विकल्पों में देखेंगे संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक या उपनिषद। कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? बिल्कुल, जिनका उत्तर बी होगा वो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर है बी, क्योंकि जो वैदिक स्मृतियां जो हैं ये सूत्र काल की हैं, ये वैदिक साहित्य में नहीं आती हैं। स्मृतियों की रचना जो हुई वो सूत्र काल में हुई। और वैदिक साहित्य में जो रचनाएं हुई, संहिताएं थी, आरण्यक थे, उपनिषद थे और ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, स्मृतियां ये वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। पुरुष सूक्त भाग है। आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत का, भागवत गीता का, ऋग्वेद का या अथर्ववेद का? किसका भाग है पुरुष सूक्त, या पुरुष सूक्त किस में वर्णित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिन लोगों ने विकल्प सी पे आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद का। पुरुष सूक्त के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि जो वर्णों की उत्पत्ति है वो कैसे कैसे हुई है। तो ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसके जंघों से और शूद्रों का उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है। तो पुरुष सूक्त किसका भाग हो गया? ऋग्वेद का भाग हो गया। निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? आपका समय शुरू होता है अब। अब आप देखिए कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है, सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है या अथर्ववेद में कहा गया है?
बिल्कुल मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। ये अथर्ववेद में क्या कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? आपका समय शुरू होता है अब। ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर, इसमें से कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? बिल्कुल, जिनका उत्तर विकल्प सी है वो एकदम सही जा रहे हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो गए? पार्श्वनाथ हो गए। और ये अश्वसेन काशी के राजा थे, ठीक है, जो इनके पिता थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, या किसका संबंध इसमें काशी से है? तो वहां भी आंसर जो होता है वो पार्श्वनाथ, वो उत्तर होता है पार्श्वनाथ। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे। बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त के सिक्कों पे। मित्रों, आपका समय शुरू होता है अब। समुद्रगुप्त के सिक्कों पे, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर, या स्कंदगुप्त के सिक्कों पे? आप अपना उत्तर कीजिए। निश्चित रूप से विकल्प सी इसका आंसर होगा, यानी कि बुद्ध की आकृति का अंकन या उत्कीर्ण किस पे है? तो कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर हमको मिलती है। कुषाण शासक थे कनिष्क, और इनके सिक्कों पे बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। ये जो जैन शिक्षक थे कौन था? स्थूलभद्र थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, यही यह प्रश्न है। और आपका समय शुरू होता है अब। पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में, या चंपा में? मित्रों, ऐसा लगता है कि आपने इस प्रश्न को हल कर लिया होगा। और जिन किसी भी लोगों का विकल्प ए जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही है। ये प्रसिद्ध जैन शिक्षक जो स्थूलभद्र जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। थोड़ा सा हम स्थूलभद्र जी के बारे में जानेंगे। ये इनके जो गुरु थे वो संभूति विजय थे। और जब एक बार मगध में भीषण अकाल पड़ा 12 वर्षों का, तो जो भद्रबाहु थे उनके शिष्य वो कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी ऐसे थे जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पे मगध के साधुओं से उनका क्या हो गया? जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहाँ रह गए थे, उनसे मतभेद हो गया और यह 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक श्वेतांबर हो गया और एक दिगंबर हो गया। इसको हम जानेंगे कि भद्रबाहु के जो समर्थक जो नग्न रहने में विश्वास करते थे वो दिगंबर हो गए, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर हो गए। वही ये स्थूलभद्र जी हैं। और इनका जन्म पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों, इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आम्रपाली पुत्री थी वैशाली के एक मुखिया की। आपका समय शुरू होता है अब। वैशाली के महान वैद्य की, वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, या वैशाली के एक कवि की? मित्रों, मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को लगा चुके होंगे। जिन्होंने ए प्रश्न का विकल्प लगाया होगा वो बिल्कुल सही है। वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी और प्रसिद्ध नृत्यांगना थी ये आम्रपाली। तो ये वैशाली के मुखिया की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? देखिए, ये पाटलिपुत्र जो है ये बहुत समय से विकल्पों में आ रहा है। तो आपका समय शुरू होता है अब कि कुसुमपुर से किसकी पहचान की जाती है। आप देख सकते हैं क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम कुसुमपुर था। तो विकल्पों में पाटलिपुत्र, पेशावर, अलकापुरी, या कौशाम्बी? तो कुसुमपुर की पहचान भी जो है, आपका समय
अब शुरू होता है। आप बताएं इस प्रश्न का उत्तर कि इसकी किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है। बिल्कुल, जो मित्र पाटलिपुत्र पे जाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट हैं। पाटलिपुत्र की पहचान किससे की गई है? कुसुमपुर से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये आप एक बार प्रयास करें। आपका समय शुरू होता है अब। विराटनगर थी, शक्तिमती थी, इंद्रप्रस्थ थी या कौशाम्बी थी? जिन लोगों ने इस प्रश्न का विकल्प डी किया होगा वो बिल्कुल सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यह प्रश्न जो है ये जो खोडस महाजनपद हैं 16 महाजनपदों से रिलेटेड है। वो 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट है जिनमें समय समय पे इनकी राजधानियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वत्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो वत्स महाजनपद का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में, वो आधुनिक जो प्रयागराज और बांदा है वही क्षेत्र था जो सम्मिलित था, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में जो है यहाँ पौरव वंश का शासन था और यहाँ का शासक कौन था? तो उदयन था यहाँ का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? साल्वती का, आम्रपाली का, बसंत सेना का या रामानिया का? आपका टाइम शुरू होता है अब। आप एक बार प्रयास करें कि किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। हमें लगता है कि आपने इस प्रश्न को लगा लिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, साल्वती का। साल्वती जो थी, जीवक जो थे, इन्हीं के साल्वती के पुत्र थे, और इन्हीं का वो नगर वधु के रूप में, साल्वती गणिका जो थी, नगर वधु के रूप में इनका क्या हुआ था? गणिकाभिषेक हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? आप देखेंगे इसमें जस्टिन है, स्ट्रेबो है, प्लूटार्क है। एक बार आप लगाने का प्रयास करें। आपका समय शुरू होता है अब। थोड़ा आसान सा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। जिन्होंने विकल्प सी पे टिक किया होगा या सी अपने मन में सोचा होगा वो बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज का जो विदेशी वृत्तांत है वो क्या करता है हमको? वो हमको जानकारी देता है मौर्य काल की, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कई बार यह भी प्रश्न पूछता है कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और 304 ईसा पूर्व से लेकर के 209 ईसा पूर्व के बीच ये रहा था, तथा मौर्य प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी ये देता है। तो किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो मेगास्थनीज का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? ये प्रश्न आप लगाएं, इसको प्रयास करें लगाने का। तुषास्प, पुष्यगुप्त, बिंदुसार या राधागुप्त? बिल्कुल, जिन मित्रों ने विकल्प बी को माइंड में सोचा होगा वो बिल्कुल सही है, पुष्यगुप्त। ये बार बार जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये पूछ रहा है कि प्रांतीय गवर्नर। प्रश्नों को देखते समय थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि ये प्रश्न किस संदर्भ में आया है। जैसे सौराष्ट्र का ही प्रांतीय गवर्नर क्यों पूछा गया है? कुछ न कुछ तो है ऐसा सौराष्ट्र में जिसकी वजह से हमें सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर पूछा जा रहा है। अन्य भी प्रांत थे और अन्य जगह भी गवर्नर थे, लेकिन सौराष्ट्र का ही क्यों ये पूछा जाता है? तो यह सौराष्ट्र जो है, यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यह सौराष्ट्र है कहाँ। जो सौराष्ट्र था ये गुजरात में था, ठीक है, और गिरनार गुजरात में स्थित है ये। और इस झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त जी, उन्होंने कराया था। बाद में इसका जिक्र अशोक के समय भी आता है, उसका भी गवर्नर होता है। उसका गवर्नर कौन रहता है? तो अशोक का जो गवर्नर रहता है वो तुषास्प रहता है, और अशोक के समय तुषास्प करता है। आगे भी इस झील का जिक्र आता है जहां इसका उल्लेख होता है, और एक इसके पूर्व के वीडियो आप देखेंगे तो
ये जो सुदर्शन झील है इसका डिटेल मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में बताई है कि कब कब और किस किस शासकों के कौन कौन से गवर्नर रहे हैं और किस अभिलेख में इसका वर्णन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सारी डिटेल के बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको, ये सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर हो गया। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? मित्रों, आपका समय शुरू होता है अब। आप देखेंगे विकल्प ए शिलालेख 12 में, शिलालेख 6 में, भाबरू लघु शिलालेख में, या शिलालेख 4 में। किस शिलालेख में अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख मिलता है बुद्ध धम्म और संघ के प्रति? मुझे लगता है कि आप इसको लगाने का प्रयास किए होंगे। ये भाबरू का लघु शिलालेख है, विकल्प सी इसका आंसर है, जहां बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख मिलता है। इसी में इसका नाम प्रियदर्शी भी मिलता है और ये बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। मित्रों, आपका समय शुरू होता है अब। शिलालेख 13 से, लघु शिलालेख 1 से, रुमिंदेय स्तंभ लेख से, या वेनसांग से कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, शिलालेख 13 से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है कलिंग युद्ध। यह अशोक का हृदय परिवर्तित कर देता है और इससे बार बार प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना है और अंतिम भी बड़ी घटना है। कलिंग युद्ध में अशोक की विजय हुई थी और यह घटना जो थी उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की घटना है। लगभग 2061 ईसा पूर्व में घटित हुई थी और इस कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा और अपार दुख पर बहुत पश्चाताप व्यक्त करता है अशोक, और उसी के बाद से ये जो है बुद्धत्व की तरफ उन्मुख हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? अब आप यहां देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार आप प्रयास करें, किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या कुणाल? बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय को संरक्षण ये दिया था। एक जो ज्योतिषी था, इसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का रहता था। दिव्यावदान नामक ग्रंथ से यह पता चलता है कि इसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। थोड़ा सा इस प्रश्न में कंफ्यूजन होता है। जैसे अशोक ने भी 2 गुफाओं को, सुदामा गुफा और कर्ण चौपड़ गुफा, आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। तो अशोक के संदर्भ में भी आता है ये और बिंदुसार के संदर्भ में भी आता है। आप विकल्पों में देख सकते हैं कि यहाँ अशोक उपस्थित नहीं है, क्योंकि अगर केवल मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया में अशोक भी डाल देगा तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजनात्मक स्थिति होगी, इसलिए प्रश्न के विकल्प में वो नहीं है। तो बिंदुसार भी और अशोक भी दोनों इस प्रश्न के उत्तर होंगे। चूंकि इस विकल्प में बिंदुसार है, इसलिए यहाँ पे बिंदुसार ही इसका उत्तर होगा। अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख है उसके किस शिलालेख में? आपका टाइम शुरू होता है अब। लघु शिलालेख 1 या बी स्तंभ लेख 7 में, बैराट अभिलेख में, या फिर 13वें शिलालेख में? आप इस प्रश्न को करने का प्रयास करें, फिर हम इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शिलालेख 13 में। ये क्या होता है शिलालेख 13 में? अपने शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख मिलता है। तो क्या उल्लेख हमें देखने को मिलता है कि अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ अशोक के जो थे वो मैत्री संबंध थे। वो कौन कौन से यवन राजा थे, इनसे भी संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो जिनमें अंतियोक था, तुरमाय था, अंतिकिन था, मग था, अलिक सुंदर था। ठीक है, ये राजा थे, जो दक्षिण के ये 5 राजा थे जिनसे इन्होंने अपना मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। अब अंतियोक जो है, एंटियोकस द्वितीय थियोस, ये कहाँ का शासक था? ये सीरिया का था। आप देखिए
कह रहा है कि अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। तो जो सीरिया के शासक जो था वो कौन था? एंटियोकस द्वितीय थियोस था। तुर्माय जो था वो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये कहाँ का था? ये मिस्र का था। उसके बाद से अंतिकिन जो था वो एंटीगोनास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। जो मग था वो साइरिन का शासक था। और जो अलिक सुंदर था वो अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा था। वो ये 5 वो राजा थे विश्व में तत्कालीन समय में अशोक के, जिससे उसके मैत्री संबंध थे। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख वो अपने 13वें शिलालेख में करता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? बिल्कुल आपका टाइम शुरू होता है अब। सारनाथ में, रामपुरवा में, शंकिसा में या सांची में? बिल्कुल मित्रों, जो विकल्प बी के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही है, यानी कि रामपुरवा में। निम्नलिखित स्थानों में से कहां वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? तो ये कहां स्थित था? रामपुरवा में स्थित था। थोड़ा सा इस प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे रामपुरवा हमारे सामने आया तो हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि ये रामपुरवा कहाँ स्थित है। जैसे अन्य जगहों को हम जान सकते हैं, सारनाथ को हम जानते हैं, सांची को जानते हैं, शंकिसा को जानते हैं, रामपुरवा के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये रामपुरवा जो है ये बिहार के चंपारण जिले में है ये। और यहाँ से 2 स्तंभ मिलते हैं रामपुरवा से, जिनके शीर्षों पर सिंह और वृषभ की मूर्तियां निर्मित हैं। तो वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ कहां से मिलता है? रामपुरवा से मिलता है। ये रामपुरवा कहां स्थित है? तो बिहार के चंपारण में स्थित है। सांची के स्तूप के निर्माता थे? देखिए अगले प्रश्न में ही वहां रामपुरवा था और यहां सांची है। आपका समय शुरू होता है अब। चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, बिंदुसार या अशोक? आसान भी प्रश्न है और जल्दीबाजी में गलत हो जाने की भी संभावना है। अगर हम सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है, तो उत्तर गलत भी हो सकता है। आप इसको लगाइए, सांची के स्तूप के निर्माता थे। तो सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? ये अशोक थे। अब सांची के बारे में यहां जान लेते हैं। स्थापत्य के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यह है कहां सांची का स्तूप? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह स्थित है, जिसका निर्माण अशोक जी ने करवाया था। नेक्स्ट, भीम कटफिशेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? आप देखिए आपका टाइम शुरू होता है अब। शिव, विष्णु, कुबेर या गणेश? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि शिव। ये जो भीम कटफिशेस था, भीम कटफिशेस जो था, इसके सिक्कों पर जो है शिव की त्रिशूल और नंदी की आकृतियों का अंकन मिलता है तथा इसने माहेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो भीम कटफिशेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन मिलता है? तो शिव का मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था? गौतमीपुत्र, आपका समय शुरू होता है अब। आप देखिए, भूमक था, नापान था, चष्टन था या रुद्रदामन प्रथम था? बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, नापान था। थोड़ा सा इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? माने उसकी मुद्राओं पे इसका अंकन कैसे हुआ? तो हम देखेंगे कि ये जो नापान था ये छारात वंशी शासक था और 119 से 125 ईस्वी तक राज्य किया था। सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया था। जोगलथंभी से ये नापान के बहुसंख्यक सिक्के मिलते हैं, जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः पुनरांकित कराया गया है। इससे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि इन्होंने नापान को कोषागार पे अधिकार कर लिया था और पुनः उन्हें पुनरांकित करवाया था। यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला जो शासक था वो कौन था? नापान था। कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का आपका समय शुरू होता है अब। अभिलेख है, मुद्रा है, फाहियान का विवरण है या आर्य
मंजूश्री मूल कल्प है। किस बात से कांचगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है? बिल्कुल मित्रों, जिन लोगों का विकल्प बी है वो एकदम सही आंसर लगा रहे हैं, मुद्रा है। थोड़ा सा हमको इसके परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि जैसे जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें 8 श्लोक प्राप्त होते हैं जिनमें कुछ खंडित अवस्था में है। चतुर्थ श्लोक जो है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण मिलता है और समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया था और उस विरोध के फलस्वरूप एक समुद्रगुप्त को एक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था और इस युद्ध का नेतृत्व जो कर रहा था वो कांच नामक उसका भाई कर रहा था। कांच नामधारी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं और इनके मुख भाग पर राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख कांच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है उत्कीर्ण है तथा पृष्ठ भाग पर इसके सर्वराजोच्छेता विरुद्ध अंकित है। तो ऐतिहासिकता का प्रमाण कहां से मिला? जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ समुद्रगुप्त से उनके एक भाई का और उसकी जो मुद्रा मिली वो कौन था? तो वो कांच नामधारी मुद्रा था। तो उसी से यह प्राप्त होता है, साक्ष्य मिलता है कि इसकी ऐतिहासिकता का साक्ष्य जो है वो कहां से मिल जाता है कांचगुप्त की? तो उसकी मुद्रा से मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की? बिल्कुल मित्रों, आपका समय शुरू होता है अब। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की? आपका टाइम शुरू होता है अब। हरिशेन, वीरसेन, बाणभट्ट या वत्सभट्टी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा वत्सभट्टी। विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। कुमारगुप्त के लेख में जो है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? आपका समय शुरू होता है अब। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या बुद्धगुप्त? मित्रों, इसका बिल्कुल जिन लोगों ने स्कंदगुप्त उत्तर लगाया है वो बिल्कुल सही है। हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासन काल में होता है? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में होता है। ये जो भीतरी का स्तंभ लेख है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ही मिलता है, जिसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें हूण पराजित हुए थे। हूणों का नेता कौन था? तो खुशनवाज हूणों का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की? किसकी मुद्रा? गुप्त नरेशों में सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा किसने जारी की थी? तो आपका समय शुरू होता है अब। कांचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? बिल्कुल, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था और उसको उस सिक्के को रूपक कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? शक मुद्राओं के अनुकरण पर ही इन रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? भाई, राजा हर्ष भी एक बार पराजित हुए थे। प्रश्नों को जब हम इंजॉय के मूड में पढ़ेंगे तो उसका सहज उत्तर भी निकाल लेंगे और उसको कंठस्थ भी कर लेंगे। जैसे इसी प्रश्न में हम देखते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। आप एक बार लगाने का प्रयास कीजिए। राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? बांसखेड़ा अभिलेख, एहोल अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या पेहोवा अभिलेख? बिल्कुल, जिन मित्रों ने विकल्प बी लगाया है एहोल अभिलेख वो सही है। थोड़ा सा जब इसके संदर्भ को जानेंगे तो इस प्रश्न को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक समय ऐसा आया जब हर्ष ने विजय अभियान शुरू किया तो उसके राज्य की पश्चिमी सीमा जो थी वो नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर से पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर से राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी था। नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। और जो यह एहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय का ही अभिलेख है जिसकी रचना
एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो रवि कीर्ति ने की थी। यह भी एक प्रश्न है और पूछा जाता है कि एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। और यह अभिलेख है किसका? तो यह चालुक्य नरेश जो पुलकेशन द्वितीय था उसका अभिलेख है। लगभग 634 ईस्वी का अभिलेख है। और एहोल स्थित कहाँ है? तो यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। किसका अभिलेख है, किसने इसकी रचना की और कहाँ स्थित है, तो आपने इसको क्रम से देखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में ही यह प्रश्न हमको देखने को मिल गया कि इसका रचनाकार कौन था। आपका समय शुरू होता है अब। हरिशेन, वत्सभट्टी, वीरसेन या रवि कीर्ति? तो अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने बताया है कि कौन था इसका रचनाकार। तो इसका रचनाकार रवि कीर्ति था। जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर रवि कीर्ति को सोचा है वो बिल्कुल सही है। कौन था? रवि कीर्ति था। बाकी चर्चा हुई ही है कि यह पुलकेशिन द्वितीय का है और हर्ष को इसने पराजित किया था। साथ ही साथ यह क्या कहते हैं कि कर्नाटक के बीजापुर में यह स्थित है। तो ये एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? तो रवि कीर्ति था। निम्नलिखित में से किस कवि ने सती प्रथा का विरोध किया? आप देखेंगे बिल्कुल सती प्रथा का विरोध तो हमारे समाज सुधारक लोगों ने भी किया है, लेकिन उसके पहले भी सती प्रथा जो है, आपका समय शुरू होता है अब, उसके पहले भी सती प्रथा का विरोध होता रहा है और करते हुए इसे आत्महत्या माना है। कालिदास ने, बाणभट्ट ने, शूद्रक ने, भास ने। बिल्कुल जिन मित्रों का उत्तर बी है वो एकदम सही है, क्योंकि बाणभट्ट जी ने सती प्रथा का विरोध किया था और इसे आत्महत्या माना था। साथ ही साथ एक और विद्वान है मेघातिथि, उन्होंने भी सती प्रथा का विरोध किया था। बाणभट्ट ने किसे हूड़ हरिण केसरी कहा? यह बाणभट्ट के संदर्भ में है। आपका समय शुरू होता है अब। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या नरवर्धन? तो बाणभट्ट ने किसे कहा? हर्षवर्धन के शासनकाल में ही बाणभट्ट ने थे और इन्होंने प्रभाकर वर्धन। जिन लोगों का उत्तर विकल्प सी पे अगर गेस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। हूड़ हरिण केसरी किसे कहा गया है? तो प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस प्रश्न है। इसमें बहुत कुछ तथ्यों में हमको नहीं जाना है। आपका समय शुरू होता है अब। आप लगाने का प्रयास करें। चालुक्य, पल्लव, पांड्य और चोल किसके, कौन सा ऐसा राजवंश है जो अपनी ग्राम शासन पद्धति के लिए मशहूर था या अपनी ग्राम शासन पद्धति के लिए जाना जाता है? बिल्कुल जिन मित्रों ने विकल्प डी ऑप्शन मन में सोचा है या विकल्प डी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही है। चोल जो शासन पद्धति थी वो ग्राम शासन के लिए मशहूर थी और इनकी जो व्यवस्था थी बहुत उन्नत किस्म की थी और ग्राम सभा में हर तरह की व्यवस्था इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आ गए। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती अब निराश्रय हो गई, पर एक कवि की शोकाभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई थी? यानी कौन सा ऐसा कवि था जिसकी मृत्यु होने पर इस तरह की बात कही गई थी कि सरस्वती अब क्या हो गई? निराश्रित हो गई। आपका समय शुरू होता है अब। चंदेल कीर्ति वर्मा, भोज परमार, चामान विशलदेव या मिहिर भोज? बिल्कुल जिन मित्रों ने भोज परमार आंसर किया होगा वो एकदम करेक्ट हैं और इनके संदर्भ में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। राजा भोज जो है, जो परमार शासक था, परमारों का जो पहले शासन का केंद्र था वो उज्जैन था और बाद में उसको स्थानांतरित करके धारा कर दिया गया था। जब भोज की मृत्यु हुई थी तो विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा था। क्या कहा था? बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कहा था कि आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वजे भोज राजे दिवंगते। राजा भोज इस तरह के थे कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इस तरह से विद्वानों ने कहा कि सरस्वती अब निराश्रित हो गई। तो निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई, पर एक कवि की जो शोकाभिव्यक्ति है वह कवि किसकी मृत्यु पे कहता है? तो भोज परमार की मृत्यु पे कहता है। गोविंद चंद गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? आपका शुरू समय होता है अब। नौशासनचरित, रामचरित, कृत्यकल्पतरु या कादंबरी? गोविंद चंद गढ़वाल के जो मंत्री थे कौन थे? लक्ष्मीधर जी थे। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी?
बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने कृत्य कल्पतरु विकल्प किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किसकी रचना की थी? कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य भी कहा गया है। कल्हड़ की रास तरंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो रास तरंगड़ी है जिसको किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। तो ये कार्य किससे संबंधित है? आपका समय शुरू होता है अब। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से या विजयनगर के इतिहास से? तो कल्हड़ की रास तरंगड़ी फेमस किसके लिए थी? जो मित्र विकल्प सी आंसर सोचे हैं बिल्कुल सही है, वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है कूट मिलान का है और इस कूट मिलान वाले प्रश्न में हम देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें ये कह रहा है कि नौशासंक चरित और गौरवाहो, रास तरंगड़ी और विक्रमांक देव चरित, इसके रचनाकार कौन कौन है? नौशासंक चरित के कौन है? गौरवाहो के कौन है? रास तरंगड़ी के कौन है? बिल्हड़ के कौन है? और विक्रमांक देव चरित के कौन है? आप इसको, आपका टाइम शुरू होता है अब। आप इसको लगाने का प्रयास करें। इस तरह के कूट के जब भी प्रश्न आते हैं तो उस समय हमको ये ध्यान देना होता है कि जो उसमें सबसे आसान कूट है उसको पहले हम मिलाएं। जब सबसे आसान कूट को हम पहले मिलाएंगे तो निश्चित रूप से उस प्रश्न को हल करने में हम सफल हो जाएंगे। जैसे जो विक्रमांक देव चरित है, ये हम लोगों ने पहले भी ये प्रश्न आया है, रिपीटेड है। ये किसका है? ये बिल्हड़ का है। रास तरंगड़ी हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये किसका है? तो रास तरंगड़ी जो है ये कल्हड़ का है। इसी के साथ साथ नौशासंक चरित किसका है? तो यह पद्मगुप्त का है। और गौरवाहो किसका है? तो यह वाकपति राज का है। ये पद्मगुप्त का हो गया और गौरवाहो इसका जो हो गया वो वाकपति राज का हो गया। यहाँ ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके रचनाकारों के बारे में पूछा गया है। तो हमें यहीं से इसको याद करना है कि नौशासंक चरित पद्मगुप्त, गौरवाहो वाकपति राज, रास तरंगड़ी कल्हड़ और विक्रमांक देव चरित बिल्हड़। कूट इसका सहयोग से नहीं आ पाया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से इस चीज को याद भी कर सकते हैं। नौशासंक चरित जो है ये पद्मगुप्त का हो गया, गौरवाहो जो हो गया ये वाकपति राज का हो गया, और रास तरंगड़ी जो हो गया वो कल्हड़ का हो गया, और विक्रमांक देव चरित जो हो गया वो किसका हो गया? बिल्हड़ का हो गया। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरूज ल जवाब के लेखक कौन है? एक बार आप प्रयास कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। अल मसूदी, अल बरूनी, अल उल्बी या इब्न हौकल? थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है कि मुरूज ल जवाब के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर सही है, अल मसूदी। भारतीय इतिहास में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऐसे जगह से उठाए जाते हैं कि थोड़ा सा उन प्रश्नों को करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और ऐसे प्रश्नों के आने पे बिल्कुल हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये कुछ गिने चुने 1-2 प्रश्न होते हैं। जैसे जनरली ये अल मसूदी की ये रचना जो है आपको पढ़ने को रेयरेस्ट ही हमारे ख्याल से आपको मिली होगी। मुरूज ल जहाब, और यह रचना या इसके जो लेखक अल मसूदी हैं, अल मसूदी तो बिल्कुल इतिहास में फेमस है और हर जगह इनका जिक्र मिलता है। लेकिन मुरूज ल जहाब जो है ये इसीलिए साल पेपर हम अध्ययन करते हैं कि अगर पुनः यह परीक्षा में मुरूज ल जहाब प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम अल मसूदी उसका विकल्प लगा सकें। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौजूद गुरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया? चंदावर का युद्ध पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। आपका टाइम शुरू होता है अब। अजयपाल, जयचंद्र, हरिराय या पृथ्वीराज चौहान? मोहम्मद गोरी और क्या नाम है कि ये चंदावर का जो युद्ध है इसके बारे में देखेंगे तो बिल्कुल जो मित्र इसका उत्तर बी कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। चंदावर जयचंद्र के साथ
चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था। कौन? तो जयचंद था। 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर जो है वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना के तट पर स्थित है। तो मुइजुद्दीन गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में कौन मारा गया था? तो जयचंद मारा गया था। उस विद्वान का नाम क्या था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत ही शानदार हैं जो 2015 में पूछे गए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इब्न बतूता, अल फिरदौसी, अल रूमी या अल रजा? तो महमूद गजनवी के साथ जो आने वाला विद्वान था भारत, वो कौन था? अल रूमी था। विकल्प सी इसका सही आंसर है। और अल रूमी जो है वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। बहुत ही विद्वान था। इसके ये इतिहासकार ही नहीं था, उसका ज्ञान और उसकी रुचि जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्रों में भी इसकी पर्याप्त रुचि थी अल रूमी की। संस्कृत का भी इसने अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, बाराही की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण के तथ्यों को उद्धृत किया है। अल रूमी ने अरबी भाषा में तार्किक हिंद की रचना की थी और यह बहुत ही विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी प्राप्त की? सीधे सीधे पूछा है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था। इतना दान करता था, लाखों में दान करता था ये, इसीलिए आपका समय शुरू होता है अब। गोरी था, ऐबक था, नासिरुद्दीन कुबाचा था या इल्तुतमिश था? बिल्कुल, जो मित्र ऐबक को लगा रहे हैं वो एकदम करेक्ट हैं, सही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लाख बख्श कहा गया था। इतना अधिक दान करता था कि इसे लाखों को देने वाला इसके नाम से पुकारा गया। यदि किसी फरिश्ता ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक और उपाधि थी कुरान ख्वां, वो भी पूछी जाती है। लाख बख्श तो पूछी जाती है, साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कुरान ख्वां उपाधि है वो भी पूछी जाती है। ऐबक को साहित्य में अनुराग था, स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन जो विद्वान था हसन निजामी, वो फखरे मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर व फखरे मुदब्बिर ने तारीख मुबारक शाही की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसी को कुतुबुद्दीन ऐबक को हम क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका समय शुरू होता है। आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या इल्तुतमिश? बिल्कुल, सबसे पहले जो इसने किया, जो लोगों ने विकल्प डी उत्तर किया है इल्तुतमिश, वो बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण करने वाला शासक कौन था सल्तनत काल में? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट देखते हैं। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण वो पूछी जाती हैं। यहाँ तबकाते नासरी पूछी गई है। आपका समय शुरू होता है अब। ईशानी था, जियाउद्दीन बरनी था, अमीर खुसरो था या मिनहाजुस सिराज था? बिल्कुल, जिन मित्रों ने विकल्प डी किया है तबकाते नासरी किसकी थी? मिनहाजुस सिराज की थी, वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसने दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। आप इसको लगाने का प्रयास करिए। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल, जिन मित्रों ने अलाउद्दीन खिलजी को लगाया है वो एकदम सही है। विकल्प सी इसका आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बृहद सैन्य की व्यवस्था की थी और उन्हीं की व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से यह बाजार नियंत्रण लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? ये मलिक काफूर जो है इसके दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किसने दिया है? आपका समय शुरू होता है अब। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इसामी, जियाउद्दीन बरनी?
अब बिल्कुल इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए इत्मीनान से कि कौन सा इतिहासकार था जिसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है। बिल्कुल मित्रों, जिन लोगों का विकल्प ए उत्तर है एकदम सही है वो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है। खजाइनुल फुतूह, जिसे तारीख अलाई के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के 15 वर्षों का चाटुकारिता पूर्ण विवरण है। इसी पुस्तक में मलिक काफूर के दक्कन अभियानों को आंखों देखा विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? आपका समय शुरू होता है अब। बलबन ने, कैकूबात ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? बिल्कुल, जिन मित्रों का उत्तर विकल्प सी है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था कि मुझे अब सरा की चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया? आपका समय शुरू होता है अब। नासिरुद्दीन महमूद ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? बिल्कुल, जिन मित्रों का उत्तर विकल्प सी है, लगातार अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न है, वो बिल्कुल सही है। जो इक्ता व्यवस्था थी वो इल्तुतमिश के समय शुरू हुई थी और नकद वेतन के बदले इसको दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब शासक हुआ तो इसने इस आवंटन को क्या किया था? बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आपका समय शुरू होता है अब। आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी? बिल्कुल, जिन मित्रों का विकल्प बी उत्तर है वो एकदम सही है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। और क्या नाम है कि यह चीन में कुबलाई खां के समय सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है वो सफलतापूर्वक किया गया था। ईरान में भी सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, यद्यपि यह प्रयोग असफल हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया? कौन सा ऐसा शासक था जो अपनी राजधानी में क्या किया? दान का लंगर स्थापित कराया? आपका समय शुरू होता है अब। नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह या अकबर? दान का लंगर, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। बिल्कुल, जिन मित्रों का उत्तर विकल्प बी है वो एकदम सही है। दान का लंगर स्थापित किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दान का लंगर स्थापित कराया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ फिर रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। इसको मिलाने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल, हम देखते हैं जिन मित्रों ने इसका विकल्प मिलाने में मिलाया है इस तरह से वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ताजुल मासिर किसकी है? तो ताजुल मासिर होती है हसन निजामी की। और फतवा-ए जहांदारी किसकी होती है? तो फतवा-ए जहांदारी होती है जियाउद्दीन बरनी की। तुगलकनामा किसका होता है? तो तुगलकनामा जो होता है ये होता है अमीर खुसरो का। और फुतूह उस सलातीन किसकी है? तो यह इसामी की है। अब हम देखते हैं कौन से विकल्प में यह चारों मिलते हैं। सबसे पहले 4 है, फिर 4 के बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो 4, 1, 2, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। एक विकल्प सी में ही हमको 4, 1, 2, 3 मिल जाता है, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ताजुल मासिर हसन निजामी, यहाँ ये आपके उसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ताजुल मासिर हसन निजामी, फतवा-ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी, तुगलकनामा अमीर खुसरो और फुसूह सलातीन इसामी। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों ने जो अपनी सल्तनत में गुप्तचर नियुक्त किए थे उन्हें क्या कहा जाता था? आपका समय शुरू होता है अब। उन्हें बरीद कहते थे,
मुहम्मद आसिफ कहते थे, अमीर आकुर कहते थे या आरजे ममलिक कहते थे। बिल्कुल, जिन मित्रों का उत्तर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें बरीद कहते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में जो गुप्तचर नियुक्त किए थे उन्हें क्या कहते थे, तो बरीद कहते थे। और गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख होते थे उसे क्या कहते थे, तो उससे बरीद मुमालिक कहते थे। ये दोनों प्रश्न बनते हैं मित्रों। वर्ष 2015 के प्रवक्ता परीक्षा की ये महत्वपूर्ण 60 प्रश्न ये थे फर्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट वीडियो जो है पुनः 60 प्रश्नों की होगी, जिसमें आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे। हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो और आपकी तैयारी में सहायक होता है तो एक बार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पुनः हम अगली वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।